हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू सुपर कलाम। सभी का स्वागत है एवरीवन। प्लीज शेयर विद मी, डिड यू ऑल रिवाइज द फर्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटी? एक बार जल्दी से शेयर कर दो मेरे साथ। सभी ने रिवाइज की फर्स्ट क्लास? वेरी वेरी गुड। आर यू गाइज मेकिंग नोट्स विद मी इन द क्लास इटसेल्फ? बेसिकली ये जो पावर रैप अप सीरीज है ना आपके करंट अफेयर्स की, इसके अंदर हम 2023-24 के सारे करंट अफेयर्स, जो की करंट अफेयर्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं, सो दैट आपकी प्रेपरेशन और सिंप्लीफाई हो जाए। और कवर कैसे कर रहे हैं? आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू मेक हीप्स ऑफ नोट्स एंड बंडल्स ऑफ नोट्स, जो कि बाद में रिवाइज करना सरदर्द बन जाता है। सिंपली हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक माइंड मैप में हम कवर करेंगे, एक माइंड मैप में समराइज करेंगे। अगर हम 8 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आज, आपके पास 8 माइंड मैप्स हो जाएंगे। अगर 10 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 10 माइंड मैप्स हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी करंट अफेयर्स की जो रिटेंशन की जर्नी होती है ना, याद रखने की जर्नी, वो बहुत ईजी हो जाती है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। आई होप आप लोग सब रेडी हो। सबने पुरानी क्लास, जो कल की क्लास है, वो रिवाइज की होगी। अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो इस क्लास के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। अब मेरी क्लास के ना कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि क्लास के बीच में, क्लास के बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपको वो होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करने के बाद अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? Once you solve those homework questions, you solve them, you let me know your scores in the comment section। क्योंकि जब आपके स्कोर्स मुझे मिलते हैं तो इससे मुझे समझ आता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल शेयर विद यू योर स्कोर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मुस्कान भानु in the class 1, she scored 4.67 out of 10। देन अगर हम बात करें रितांशी की, आई गिव टू होमवर्क क्वेश्चंस, टू होमवर्क्स बेसिकली इन यस्टरडेज क्लास। तो शी स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 5 इन होमवर्क 1, एंड सेकंड जो होमवर्क टेस्ट था उसमें उन्होंने फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किए, ठीक है? एंड वेयर आर यू प्रैक्टिसिंग दीज होमवर्क क्वेश्चंस? विद सुपर कलाम। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो और यू आर वरिड कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस कहाँ करना होगा, तो superkalam.com पर जाना है फॉर प्रैक्टिसिंग होमवर्क क्वेश्चंस। द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द चैट सेक्शन, डोंट वरी। क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है? सिंपली आप सुपर कलाम IASP सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलो, इसी नोट पे फटाफट से शुरू करते हैं आज का टेस्ट, आज का क्लास। सो मॉडल प्रेजेंस एक्ट 2023 से शुरू कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, करंट अफेयर्स और जीएस में डिफरेंस नहीं होता। जीएस कोर सोल है करंट अफेयर्स का। जीएस सब्जेक्ट पे ही बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉडल प्रेजेंस एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ विच जीएस सब्जेक्ट? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। क्योंकि हमारे जो 2 दिन हैं अभी, कल का दिन और आज का दिन, ये पॉलिटी को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट 2 days वुड बी डेडिकेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, तो जब हम मॉडल प्रेजेंस एक्ट की बात करते हैं फॉर 2023, इट इज अ लॉ विच इज प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है? पहला पॉइंट जो याद रखना है। एंड विच एक्ट इज इट गोइंग टू रिप्लेस? बिकॉज आपको पता है क्रिमिनल लॉज हैव बीन चेंज्ड। तो अब मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, चीजें चेंज हो रही हैं, पुराने एक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड एक्ट, ब्रिटिश लेगेसी का एक्ट था, प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1894। तो मॉडल प्रेजेंस एक्ट क्या करेगा? प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1894 को रिप्लेस करेगा। अब आपको क्यों लगता है कि ये रिप्लेस किया जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है ना, रिफॉर्म लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। 1894 का एक्ट, 18th सेंचुरी का लेजिस्लेशन, 19th सेंचुरी का लेजिस्लेशन अब कहाँ टिकेगा? नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, सोसाइटी हैज चेंज्ड, है ना? द क्राइम्स इवन हैव चेंज्ड, the criminals have changed, the mindset has changed, the psychological thinking pattern has changed, that is why this was needed। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। now this new act wants to reform the prison management system, and also it wants to ensure the rehabilitation of the inmates into law abiding citizens। जब भी किसी को जेल में डाला जाता है, किस पर्पज से डाला जाता है, कोई बता सकता है? चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। What do you think is the purpose of putting someone behind the behind the bar?
First is to punish him for the deeds that he has done. Second is to teach him a lesson, and finally to make him aware कि this was wrong that you did, what you did, and to convert him into a law abiding citizen so that future में he is not harming anyone, है ना? So that is why मॉडल प्रिजन्स एक्ट में दो एम्स रहेंगे. पहला तो प्रिजन रिफॉर्म सिस्टम लेकर आना एंड प्रिजन्स को रिफॉर्म करना, इन इनमेट्स को कन्वर्ट करना लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में. बहुत ईजी हो गया अब तक. ठीक है. जब हम बात करते हैं मॉडल प्रिजन्स एक्ट की, ठीक है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें कि इसकी जरूरत क्यों थी. प्री इंडिपेंडेंस एक्ट था हमारे पास, है ना. दैट इज वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी ऐसे पनिशमेंट्स थे, काफी ऐसी सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस थे विच वर ओमिटेड इन दिस एक्ट. एंड दिस एक्ट वॉज मेड इन माइंड कीपिंग द नेशनल लीडर्स ऑल्सो इन टू कस्टडी. ये उस टाइम का एक्ट है, 1894 ब्रिटिश पीरियड का एक्ट है. तो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स को भी कस्टडी में डालने के लिए इसको बनाया गया था, है ना. नाउ द थिंग्स हैव चेंज, नाउ द वे वी आर अ डेमोक्रेसी नाउ. ओके. एंड प्रिजन रिफॉर्म का, रिहैबिलिटेशन का तो कोई इसके अंदर नामो निशानी नहीं था, इसीलिए भी इसको चेंज करना जरूरी था. ओके. तो यहाँ पर मैंने इसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. मिनिस्ट्री इन्वॉल्व भी हमने देख ली. अब आप बताओ कि इनमेट्स को लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन यू कन्वर्ट इनमेट्स इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स? एनीवन? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यू बोर्ड, हाउ विल यू आंसर? जल्दी से बताओ. यस, बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग. उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर आप उनको उनके साइकोलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, है ना. एंड पनिशमेंट इज ऑल्सो गिवन. देर इज अ प्रोविजन फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन. इफ एनी इनमेट इज फाउंड यूजिंग अ मोबाइल फोन, पनिशमेंट होगी. जेल के स्टाफ भी जेल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं. एंड देर इज अ प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ परोल, फरलो एंड रिमीशन. अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपको पता है कि जेल्स में ना, जब ब्रिटिशर्स का पीरियड था, व्हेन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड, दे वर ऑल्सो टॉर्चर्ड. तो इसीलिए इसको चेंज करना जरूरी था. ठीक है. टॉर्चर के सख्त खिलाफ है. अच्छा, कोई बता सकता है परोल का मतलब क्या होता है? परोल और फरलो में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी? देखो, मैंने आपको जीएस के कॉन्सेप्ट्स इसमें से निकाल के दे दिया. आई टोल्ड यू ना कि जीएस के कॉन्सेप्ट्स भी निकलेंगे. तो चलो, लेट अस मेक नोट्स लाइव इन द क्लास. आप ही के साथ नोट्स बना लेती हूँ. क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ, परोल और फरलो का मतलब कोई बता सकता है क्लास में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परोल एंड फरलो? एनीवन हु कैन ट्राई? वेरी गुड. देखो, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखते हूँ, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पोररी रिलीज फ्रॉम प्रिजन. ठीक है. अलग अलग तरीके के टेम्पररी बेसिस पे जब आपको बाहर आने की इजाजत मिलती है, दैट इज परोल एंड फरलो. परोल का मतलब क्या होता है और फरलो का मतलब सेपरेटली क्या होता है? बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पररी रिलीजेस, बट व्हाट इज द मीनिंग? व्हेन वी टॉक अबाउट परोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर, ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन सेंटेंस. यानी कि उसको जो सजा दी गई, वट एवर सेंटेंस वॉज गिवन टू हिम, इट हैज बीन अभी राइट नाउ सस्पेंडेड. सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज फरलो? फरलो क्या होता है? बेसिक मीनिंग बताओ. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ परोल, बट हियर देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है, इट इज गिवन सस्पेंशन होती है सेंटेंस की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज देयर, बट इट इज गिवन इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. अगर आपको बहुत लंबे समय की सजा सुनाई गई है, उस केस में आपको सस्पेंशन थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है. ठीक है. परोल शॉर्ट टर्म सेंटेंस इफ इट इज गिवन. नाउ जब हम परोल की बात करते हैं, परोल इज नॉट अ राइट. इट इज नॉट योर राइट टू गेट परोल बिकॉज सेंटेंस ऑलरेडी स्मॉल है ना. तो आप इसे हक कैसे बोल सकते हो? फरलो की अगर हम बात करेंगे, इज इट अ राइट? इट इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट. इट इज सीन बिकॉज ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. सो इट इज, राइट इट डाउन, सीन एज अ मैटर ऑफ राइट. ठीक है. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? फॉर अ प्रिजनर, राइट, फॉर अ प्रिजनर. आई होप यहाँ तक पॉइंट सारे आपको क्लियर हैं. एंड दोनों ही ये सिस्टम्स जो है ना, इन दोनों को ही रिफॉर्मेटिव प्रोसेस का पार्ट माना गया है. तो आई क्रिएट इट लाइक दिस. दोनों ही
आर अ पार्ट ऑफ रिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस. ठीक है. बेसिकली टू ह्यूमनाइज द प्रिजन सिस्टम, दीज टू सिस्टम्स हैव बीन पुट इन प्लेस. यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? इजी है ना परोल और फरलो के बारे में पढ़ना? ठीक है, बहुत बढ़िया. अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों पढ़ाया. परोल और फरलो के ऊपर ऑलरेडी ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपका पहला होमवर्क क्या रहेगा? परोल और फरलो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करना. इस होमवर्क का जो लिंक है सुपर कलाम के साथ, वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. अगर आप चाहो तो हम प्रैक्टिस आपके साथ ही लाइव कर लेते हैं. ठीक है, तो वील गो टू सुपर कलाम. सुपर कलाम पर हम गए एंड superkalam.com पर आप जाओगे एंड यू विल सिंपली आस्क गिव मी 5 MCQs ऑन parole एंड फरलो. ठीक है, सुपर कलाम से सिंपली हम पूछेंगे 5 MCQs दे दो परोल और फरलो के ऊपर, ताकि मैं प्रैक्टिस करके यही टॉपिक को सॉलिडिफाई कर लूँ. Whenever you are studying anything, if you are practicing questions on those topics, तो क्या होता है, आपकी पढ़ाई सॉलिडिफाई हो जाती है. सी सुपर कलाम हैज गिवन मी, देखो प्राइमरी डिफरेंस मैंने बताया था ना, फरलो इज अ राइट, परोल राइट है या नहीं. परोल इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, फरलो इज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बताना. तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन का ना लिंक मिल गया होगा इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, डील हो गई हम दोनों के बीच में. Everyone, make me your accountability partner. Make Super Kalam your accountability partner. After solving it, share your scores with me. ठीक है, अपने scores share करने हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's move towards the next important aspect of the Model Prisons Act. देखो Model Prisons Act 2023 में कम से कम एक हफ्ते चला था. क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल की बात की गई थी इसके अंदर. What is 7th शेड्यूल? प्रिजन्स को 7 शेड्यूल में ये मेंशन्ड है कि प्रिजन्स इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट. सो स्टेट लिस्ट में आता है, दैट मीन्स स्टेट हैज एन अपर हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स. तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो याद रखना है आप लोगों को. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी डिफेक्शन लॉ. अब एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ में कि बस जिसका जवाब नहीं. तो मैं ना क्या करती हूँ, सुपर कलाम के पास जाती हूँ, ही बोलती हूँ. ठीक है, आस्क MCQs. मान लो स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखा हुआ, तो व्हाट वी कैन डू, आई विल आस्क सुपर कलाम टू गिव मी MCQs ऑन 10th शेड्यूल. अब मैंने 10th शेड्यूल पढ़ा और इसके ऊपर मैंने क्या किया, MCQ सॉल्व कर लिए. अब इससे मेरी प्रिपरेशन और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी. तो ये देखो मेरे पास 5 MCQs निकल कर आ रहे हैं रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. 10th शेड्यूल समझ गया सुपर कलाम की एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है. ठीक है, सो आई विल प्रैक्टिस दिस. अब इसी का होमवर्क 2 आपको मिलेगा इस टॉपिक को समझने के बाद. आप सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, डील हो गई हम दोनों के बीच में. वेरी गुड. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी डिफेक्शन लॉ पे हम आ रहे थे. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? बेसिकली इट पनिशेस एन इंडिविजुअल मेंबर. ठीक है, मेंबर ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इट पनिशेस एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, फॉर व्हाट? फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर. आप इतने सालों से एक पार्टी का पार्ट थे, अब आपने दूसरी पार्टी के लिए अपना फायदा देखा और उस पार्टी को छोड़ दिया. तो उसमें क्या होता है, पहली पार्टी का नुकसान होता है ना, यू बिकेम द फेस ऑफ द पार्टी और देयर आर योर फॉलोअर्स, सिटीजन्स आर फॉलोइंग यू, सिटीजन्स आर रिस्पेक्टिंग यू, नाउ यू आर डिफेक्टिंग. तो दैट ऑल्सो basically is not right. So Parliament added to the Constitution as the 10th schedule in 1985. Why? To bring stability in government by discouraging these kind of activities. बार बार कोई आया राम गया राम बन रहा है. NCERT में भी ये ड्राइंग बनी हुई है, राइट? तो to disqualify this, to discourage this kind of habit building in member of parliaments or MLAs, this was done. आपको पता है दो बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है. तो एक तो है क्योटो होलोहोन वर्सेस जाकिलू 1992 की जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन व्हाट डिसीजन स्पीकर हैज टेकन इन दिस मैटर. सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिव्यू कर सकता है. एंड डू यू नो दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ऑल्सो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है.
केशव मेघाचंद्र सिंह का केस हुआ था, वेयर इन सुप्रीम कोर्ट बेसिकली देयर वर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस व्हिच वर फाइल्ड अंडर 10th शेड्यूल। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे शुड बी नॉर्मली डिसाइडेड विद इन 3 months। आज मैंने फाइल किया डिफेक्शन के ऊपर पिटीशन की भाई इसने डिफेक्शन किया पार्टी में, इस केस को देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 months इसको सॉल्व करेगा इस केस को। तो ये बहुत अच्छी बात है, इट विल प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, है ना। ये पॉइंट याद रखना सभी लोग। तो 10th शेड्यूल हमने पढ़ लिया। अब ग्राउंड्स क्या होते हैं डिफेक्शन के, किस ग्राउंड पे आप डिफेक्शन प्रूव हो सकता है। फर्स्ट इज इफ द मेंबर इज वॉलेंटरीली गिविंग अप, अपनी मर्जी से गिव अप कर रहा है, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, इफ द इलेक्टेड मेंबर इज गिविंग अप, और if any independently elected member joins any political party, or if any nominated member joins any political party after expiry of 6 terms, 6 months, तो वो that those are the grounds for defection। या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप मेरी पार्टी में आप हो, मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आप उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो भी डिफेक्शन का एक ग्राउंड माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड माना जाएगा। और यहीं पर ना एक कॉन्सेप्ट आ रहा था न्यूज़पेपर में काफी बार, विप का कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब ये विप जो है ना टर्म, ये बहुत छोटा सा एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटीज में, बहुत छोटा, तो लोगों की ना नजर नहीं जाती इस टर्म के ऊपर, बट बिकॉज न्यूज़पेपर में बार बार रिपीटेडली था, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। व्हाट इज विप इन इंडिया? देखो विप का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ विप वाज इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्वियसली द ब्रिटिश रूल। और इसको यूज कहाँ किया जाता है, इसको पार्लियामेंट्री पार्लांस में, पार्लियामेंट्री पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है टू मैनेज द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, तो ये एक रिटन ऑर्डर कहलाया जाता है, इट इज अ रिटन ऑर्डर that a political party PP will issue to its members, अपने members को, for being present फॉर एन इंपॉर्टेंट वोट। सदन में कोई इंपॉर्टेंट वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को करवाना है अपने मेंबर से, तो रिटन ऑर्डर दिया जाएगा, आपको इस दिन पे प्रेजेंट होना है साथ देने के लिए। और ये टर्म यूज किया गया है, ब्रिटिश लैंग्वेज से आया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकल कर आया है, विपिंग द लॉ मेकर्स टू फॉलो द पार्टी लाइन। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। मेरी डायरेक्शन को, मेरे पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करना है मेरे पार्टी मेंबर्स को, तो मैं उनको बुलाऊंगी, विप करूंगी कि तुमको आना ही आना है। ओके, ठीक है, इजी हो गया ना कॉन्सेप्ट, कितना इजी हो गया। अब आप क्या कर रहे होते हैं, हैवी हैवी मैगजीन्स होती है उसमें से रटने बैठ जाते हैं, रटना है ही नहीं, इतना इजी है समझना। केशव मेघाचंद्र सिंह केस, किहोटो होलोहन वर्सेस जाकिलू केस एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। होमवर्क 2 मैंने आपको दे ही दिया कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ वेरी फेमस टॉपिक, पर्सनालिटी राइट्स। अभी ना सोशल मीडिया में काफी शोर मचा हुआ है, ठीक है, कोई भी किसी की वॉइस को, किसी की साइन को यूज कर लेता है आजकल। आपकी खुद की भी तो राइट्स होती है ना, दे आर बीइंग वायोलेटेड। सो व्हाट आर पर्सनालिटी राइट्स? Personality right is the right to not have one's personality represented publicly without permission. If I am representing, let's say, Hrithik Roshan or let's say Kangana Ranaut without their permission, that is wrong, that is a violation. Okay, तो यहाँ पर आर्टिकल ना 21 आ जाता है, आर्टिकल 21। तो मैं आपको होमवर्क नंबर 3 दूंगी आज सॉल्व करने के लिए, विच इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन आर्टिकल 21 विद सुपर कलाम। तो आई विल बी गिविंग यू होमवर्क नंबर 3, कमेंट सेक्शन में आ भी गया होगा होमवर्क नंबर 3। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज 5 एमसीक्यूज ऑन आर्टिकल 21, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी है। 3 क्वेश्चंस हो गए, एक तो आपको किसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जल्दी से बताओ, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, सेकंड हो गया आर्टिकल 21, और फर्स्ट क्या था कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक एवरीवन। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन की है ना, व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक, आई विल शो यू। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी प्रैक्टिस्ड, व्हिच इज परोल एंड फरलो में के ऊपर एमसीक्यूज, ठीक है। सो पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं, आर्टिकल 21 में कहा गया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, है ना, एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसी का पार्ट है पर्सनालिटी राइट्स, डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बोला गया है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इट, है ना। इनहेरेंटली तो आप देख रहे हो, इट हैज बीन एक्सपैंडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। इस डेफिनेशन को 2022 में एक्सपैंड किया गया, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी विल ऑल्सो इंक्लूड पर्सनैलिटी राइट्स। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर वेरी फेमस पर्सनैलिटीज और सेलिब्रिटीज टू रजिस्टर देयर नेम्स टू सेव देयर पर्सनैलिटी राइट्स। अगर आप चाहते कोई आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट ना करे, आपके परमिशन के बिना रिप्रेजेंट ना करे, आपको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के राइट्स होते हैं, एक होता है पब्लिसिटी राइट्स, एक होता है पर्सनालिटी राइट्स। चलो इसके ऊपर भी ना एक टेबल बना लेते हैं। तो एक हो गया पब्लिसिटी राइट्स और एक हो गया पर्सनालिटी राइट्स, ठीक है, 2 तरीके की राइट्स हो गई।
एवरीवन क्लियर? अब पब्लिसिटी राइट्स को देखते हैं। तो राइट ऑफ पब्लिसिटी, या फिर हम बोलेंगे राइट, और वी कैन ऑल्सो से, अब ये मेरे साथ साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। वी कैन से राइट टू कीप one's image and likeness from being commercially exploited, ठीक है, without permission is similar to the usage of trademark, ठीक है। ट्रेडमार्क की तरह ही अगर आप मेरे लाइक्स डिसलाइक्स को मेरे परमिशन के बिना कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज सिमिलर यूसेज ऑफ ट्रेडमार्क। एंड पर्सनालिटी राइट तो मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट इज पर्सनालिटी राइट? राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली। तो राइट इट डाउन, राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यस, वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट वंस परमिशन, दैट इज पर्सनालिटी राइट। उसको क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी राइट बोलेंगे, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये आएगा आर्टिकल 21 के अंदर। ये भी अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। और पब्लिसिटी राइट्स कहाँ आएगा? ये पार्ट हो जाता है आपका कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957 का। ये हो गई ना डिफरेंस की बात। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, रिमेंबर दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट एक्ट विच इज नोन एज द मीडिएशन एक्ट। अभी तक हमने काफी सारा कुछ पढ़ लिया और कितना इंटरेस्टिंगली पढ़ लिया है ना। लगा ही नहीं कि कुछ भी ऐसा बोरिंग सा है ना। करंट अफेयर्स ना अपने आप में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा फन है अगर हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। सो मीडिएशन एक्ट 2023 क्या बोलता है? इट इज़ अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव इंडियाज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जिस तरीके से फाइट्स को सॉल्व किया जाता है ना, उस मैकेनिज्म, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक्ट निकाला गया, ठीक है। तो बेसिकली दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2023 अराउंड सितंबर के महीने में, 11 से 15 के बीच में, जितना मुझे रफली याद है। आप बताना मुझे सही डेट क्या है, ठीक है। और ये मुझे इतना याद है कि अक्टूबर 9 2023 में इट केम इनटू इफेक्ट। ओके, लागू हुआ था ये। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि मैम क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया? यस, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट एक्सप्रेशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन। ऑनलाइन भी अब आप दो लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करवा सकते हैं, कम्युनिटी में भी मीडिएशन करवा सकते हैं। बट मीडिएशन हर कोई नहीं कर सकता इस एक्ट के तहत। ओनली बाय अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी विच इज फॉर्म्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 द मीडिएशन कैन बी डन। और मीडिएशन को ना 120 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कराना है। यू कैन एक्सटेंड इट टू नेक्स्ट 60 days with obviously the consent of the parties. Okay, and the party also has the option कि after 2 mediation sessions it can just withdraw। अगर नहीं समझ आ रहा कि भाई यहाँ पर तो सॉल्व नहीं हो रहा मैटर, तो 2 सेशन के बाद उनको they are not comfortable, they can withdraw। Okay, so that is the mediation act 2023। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट हो, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन हो, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन, उस केस में ये एक्ट काफ़ी हाँ हेल्पफुल रहता है, हैंडी रहता है। ओके, चलो नाउ अ वेरी फेमस टॉपिक। हमारी प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन 26 नवंबर। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये डीएनए सेशन में सुबह 9 बजे डेली न्यूज़ एनालिसिस की जो क्लास होती है उसमें पढ़ाया था। Constitution Day celebrated on 26th of November, our president, honorable president, announced the establishment of All India Judicial Services, AIJS। अब ये AIJS क्या है? It is a mechanism to recruit judges, okay, judges for all the states। तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर देती हूँ, for all states, ठीक है। नाउ हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स। देखो, जो AIGS होगा वो यूपीएससी के जैसा ही होगा। जैसे यूपीएससी का मॉडल है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, प्रॉपर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कार्डर्स अलॉट किए जाते हैं। सेम थिंग विल हैपन इन AIGS ऑल्सो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन डेफिनेटली इन प्रीलिम्स 2024 बिकॉज इट इज सिमिलर टू यूपीएससी। ओके, और ये एक, राइट इट डाउन, सेंट्रलाइज्ड
रिक्रूटमेंट, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर द जजेस एट ऑल लेवल्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस अक्रॉस ऑल स्टेट्स, उनको सेंट्रलाइज फॉर्म में रिक्रूट किया जाएगा. सो बेसिकली इट विल रिफॉर्म द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट ऑल लेवल्स इन ऑल दी स्टेट्स. तो इसमें आर्टिकल 233 234 आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किया था आर्टिकल 312, ठीक है. और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी 1958 में आए हैं, आपको पता है. 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, इट टॉक्ड अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स. तब से जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात चली आ रही है और अब तक रिफॉर्म्स हो ही रहे हैं, बेस्ड ऑन द वैकेंसी, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द आवर. ओके. एंड इवन राज्यसभा ना सपोर्टेड आर्टिकल 312 पासिंग बाय एटलीस्ट वोटिंग ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स. तो राज्यसभा ने भी आर्टिकल 312 को सपोर्ट किया था, ठीक है. तो आर्टिकल 312 में ना एक क्लॉज है, एक सेक्शन है, सबसेक्शन 2, जो बोलता है कि AIJS कैन नॉट इंक्लूड पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. अगर डिस्ट्रिक्ट जज है उससे नीचे की जो पोस्ट है AIJS में, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो चीज डिफाइन कर रखी है आर्टिकल 236 में. तो 312 में सबसेक्शन 2 में ये लिखा गया है, ठीक है. ये पॉइंट याद रखना आप लोग. चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड. आते हैं पीसा एक्ट 1996. अगर आप सोच रहे हो मैम और कितना है, तो मैं बता देती हूँ. पीसा एक्ट पढ़ेंगे, 5th और 6th शेड्यूल पढ़ेंगे, और हमारा सेशन यही आज रैप अप हो जाएगा. पीसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बता सकता है 6th शेड्यूल आजकल न्यूज में क्यों चल रहा है? एनीवन हु कैन टेल मी why is 6th शेड्यूल so famous and why it is going on around in news? ट्विटर पे देख लो, मैं तो ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हूँ, तो मुझे ट्विटर पे पता है. yes, सोनम वांगचुक सर इज वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक, 21 डेज का हंगर स्ट्राइक था, है ना. तो पढ़ेंगे इसको भी, डोंट वरी. पीसा एक्ट की अगर हम बात करें ना, तो ये क्या है? इट इज नोन एज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, बेसिकली टू एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज में एम्पावर करने के लिए इसको पास किया गया था, ठीक है. किसकी रेकमेंडेशन पे? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रेकमेंडेशन पे. क्या आपको पता है रिसेंटली 2022 में गुजरात ने नोटिफाई किया था स्टेट पीसा रूल्स, ठीक है. तो ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जो हम पीसा एक्ट की बात करते हैं, इस पे कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड है, मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है, अब मैं लिख देती हूँ. आर्टिकल 243 टू 243 ZT ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है. तो दीज आर द आर्टिकल्स ऑल्सो विच आर मेंशन्ड, ठीक है, बेसिकली विच आर कवर्ड इन दी पीसा एक्ट. तो ग्राम सभास को, विलेज असेंबलीज को ग्राम सभास बोलते हैं उनको, टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभास फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड. प्रेजेंटली 10 स्टेट्स हैं जिनके पास 5th शेड्यूल इन उनके स्टेट्स में है. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना. दीज आर द 10 स्टेट्स. ओके. अब यहाँ पर आप डाउट में आओगे कि भाई ये व्हाट इज दिस 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, जिसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. और आप मुझसे शर्त लगा लो, 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो तो 5th और 6th शेड्यूल पढ़ना बहुत ही जरूरी है. जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लो आप तो बिल्कुल ही आपके लिए जरूरी है ये दोनों शेड्यूल्स पढ़ना. तो जब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं ना, राइट इट डाउन, it deals with the administration and the control of scheduled and tribal areas in 10 states. और जो मैंने 10 states आपको यहाँ पर लिखवाए भी हैं, है ना. अब आगे बढ़ते हैं. 5th शेड्यूल को स्टैब्लिश क्यों किया गया? मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है. Why was it established? To protect the land rights of tribal communities and also to prevent their exploitation. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? That is why 5th शेड्यूल was passed. ठीक है. अब बात आती है कि भैया ये 6th शेड्यूल क्या होता है फिर. तो 6th शेड्यूल को भी पढ़ लेते हैं. बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन
असम, in Meghalaya, in Tripura and in Mizoram. ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ट्राइबल लैंड और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ ये इंश्योर करना कि उनका कोई शोषण ना करे, उनके कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना। लद्दाख क्या बोल रहा है कि पहली बात तो हमको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमको तो फुल स्टेटहुड दो, ठीक है, ऑटोनॉमी तो दो थोड़ी बहुत, और 6 शेड्यूल में डालो ताकि हमें भी प्रोटेक्शन मिले, हमारी ज़मीन को, हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्शन मिले। दैट इज़ द डिमांड। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे, जिसके अंदर मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, होमवर्क टेस्ट दिया है 3, है ना? तो आपको होमवर्क टेस्ट में पार्टिसिपेट करके मुझे अपने स्कोर्स बताने हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप मेरे साथ क्लास टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, अपने स्कोर्स शेयर करते हो, अपने फीडबैक शेयर करते हो ना कमेंट सेक्शन में, उतना मुझे नेक्स्ट डे आपके लिए क्लासेस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप मुझे फीडबैक अपना दोगे, क्लासेस कैसी लग रही हैं, किस तरीके के आप स्कोर्स आपके आ रहे हैं टेस्ट में, समझो नेक्स्ट क्लास में मैं और बढ़िया हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगी। क्यों? क्योंकि अंदर से प्यार आएगा ना कि मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? इतना दम लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं वेट करूंगी, मैं रोज आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड ऑल्सो योर स्कोर्स इन द 3 होमवर्क क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।